द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए एक बेहद जरूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, बाहर मौसम एकदम सुहावना है, काले बादल घिरे हैं और अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। घर के अंदर 3 बच्चे हैं, यज्ञ, युवान और याहवी। तीनों खिड़की से इस तेज बारिश को देख रहे हैं और बाहर गिरती इन बौछारों को देखकर मन में एक बड़ा ही मासूम सा सवाल आता है। याहवी अपनी दादी से बड़ी ही हैरानी से पूछती है, दादी, इतना सारा पानी आसमान में आता कहाँ से है ना? एकदम कमाल का सवाल। बचपन में कभी ना कभी हम सभी के मन में भी तो यही सवाल आया था। बच्चों की ये जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है ना, असल में यही विज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी है। और तभी युवान का एक और मजेदार सवाल आता है, क्या बादलों में पानी की टंकी होती है? ये सुनकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, एक बच्चे का दिमाग हर चीज के पीछे का कोई ना कोई लॉजिक कैसे ढूंढता है। खैर, चलिए देखते हैं कि दादी इस प्राकृतिक रहस्य को कैसे सुलझाती हैं। तो इस पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया का जो वैज्ञानिक नाम है वो है जल चक्र। दादी बड़े प्यार से मुस्कुराती हैं और बच्चों को बताती हैं कि आसमान में कोई पानी की जादुई टंकी फिट नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति का एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जिसे वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। अब ये जल चक्र है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये पानी के धरती से ऊपर आसमान में जाने और फिर वहां से वापस नीचे धरती पर आने की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी एक ऐसा चक्र जो कभी रुकता नहीं, बस लगातार चलता रहता है। इस जल चक्र को और भी अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे इसके 3 मुख्य चरणों में बांटकर देख सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, जिसके लिए गर्मी चाहिए होती है। दूसरा, बादलों का बनना, जिसके लिए ठंडक चाहिए। और तीसरा स्टेप है वर्षा यानी बारिश का होना। तो चलिए एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहले स्टेप यानी वाष्पीकरण को समझाने के लिए दादी एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल करती है। वो रसोई में एक बर्तन में पानी गर्म करती हैं। जब पानी से भाप उठने लगती है तो वो बताती हैं कि बिल्कुल इसी तरह सूरज हमारी धरती के समंदर, नदियों और झीलों के पानी को गर्म करता है और ये पानी गर्मी पाकर भाप में बदल जाता है और हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। बर्तन से उठती उस भाप को देखकर यज्ञ की मानो बत्ती जल जाती है। वो तुरंत पूछता है, मतलब समुद्र का पानी आसमान में जाता है? ये वो मोमेंट है जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सही। दुनिया भर के महासागरों और नदियों का विशाल पानी इसी तरह हर रोज भाप बनकर आसमान की ओर उठता रहता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, बादलों का बनना। जब ये भाप आसमान में बहुत ऊंचाई तक पहुंचती है तो वहां का मौसम काफी ठंडा होता है। उस ठंडक की वजह से ये भाप वापस पानी की बहुत ही बारीक बूंदों में बदल जाती है और हवा में तैरती ये लाखों करोड़ों छोटी छोटी बूंदें जब एक साथ मिल जाती है ना, तो ये वही बादल बन जाती हैं जिन्हें हम रोज आसमान में देखते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, बारिश। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये बादल हमेशा आसमान में अपना वजन नहीं संभाल सकते। जब इन बादलों के अंदर पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और ये एकदम भारी हो जाते हैं, तब ये बूंदें ग्रेविटी की वजह से बारिश के रूप में वापस हमारी धरती पर गिरने लगती हैं। ये बिल्कुल वही बारिश है जिसे बच्चे अपनी खिड़की से गिरते हुए देख रहे थे। तो आसमान में होने वाली इस विशाल प्रक्रिया को समझने के लिए दादी ने रसोई में जो विज्ञान का प्रयोग किया, आइए उसे एक साथ देखते हैं। दादी का ये सेटअप सच में बहुत ही स्मार्ट है। वो पहले बर्तन में पानी गर्म करके भाप बनाती हैं, फिर एक प्लेट में बर्फ रखकर उस एकदम ठंडी प्लेट को सीधे उस उठती हुई गर्म भाप के ऊपर पकड़ लेती हैं। जैसे ही वो गर्म भाप ठंडी प्लेट से टकराती है, तापमान में अचानक बदलाव आता है और वो भाप तुरंत पानी की बूंदों में बदलकर प्लेट के नीचे जमा होने लगती है। प्लेट के नीचे से टपकती उन असली पानी की बूंदों को देखकर यावी एकदम खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, वाह, हमने छोटी बारिश बना ली। सच में, जब हम विज्ञान को सिर्फ किताबों में पढ़ने के बजाय अपनी आंखों के सामने ऐसे प्रैक्टिकली होते हुए देखते हैं तो वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। खैर, अब इस छोटे से प्रयोग से थोड़ा बाहर निकलकर प्रकृति के इस अनोखे चक्र की अहमियत और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये पूरी प्रोसेस सिर्फ बारिश होने की घटना तक सीमित नहीं है।
इसी जल चक्र की वजह से हमारी धरती पर जीवन है। इसी बारिश से जंगलों और खेतों में हरियाली आती है, पेड़ पौधे उगते हैं, हमारी सूखती नदियां फिर से भर जाती हैं और सबसे जरूरी बात, हम सभी जीव जंतुओं को पीने का साफ पानी मिलता है। इस पूरी चर्चा के बाद युवान के दिमाग में एक बहुत ही गहरी बात आती है। वो बड़ी हैरानी से पूछता है, मतलब पानी बार बार घूमता रहता है? और बस यहीं पर सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का यही सबसे शानदार निष्कर्ष है। दादी बहुत ही समझदारी के साथ मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ, प्रकृति में हर चीज एक निरंतर बार बार दोहराए जाने वाले चक्र में काम करती है। धरती पर कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि वो अपना रूप बदलकर एक अनंत चक्र में घूमता रहता है। धीरे धीरे बाहर बारिश रुक जाती है, धूप निकल आती है और बच्चे खुशी खुशी बाहर उस बारिश के पानी में खेलने भाग जाते हैं। उन्हें देखकर दादी कहती हैं, विज्ञान सीखना सबसे मजेदार खेल है। और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम अपने आसपास की दुनिया और माहौल से जोड़कर चीजों को समझते हैं, तो पढ़ाई भी किसी खेल से कम मजेदार नहीं लगती। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक सवाल, प्रकृति में ऐसे और कौन से अद्भुत और लगातार चलने वाले चक्र मौजूद हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है? अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा करीब से देखिए, कई रहस्य खुलेंगे। अगली बार जब बारिश हो तो आसमान की ओर देखकर उस शानदार जल चक्र को जरूर याद कीजिएगा। विज्ञान हर जगह है, बस देखने के लिए एक उत्सुक नजर चाहिए। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।